प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की अगर हम परिभाषा को लेकर चले तो ये जो है वाकई परिभाषा जो है वाकई ये होती है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसको जो है हम ये लेके चले कि अगर हम किसी पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल को लेके चले तो उस पृष्ठ से जो आपकी धारा जो है क्षेत्रफल से धारा जो है वो आपकी प्रवाहित होती है, उस धारा का मान जो है वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से नेट प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करता है या आवेश के मान पर निर्भर करता है। अगर हम ये लेकर चले कि किसी पृष्ठ का एक हमने क्षेत्रफल लिया तो ये जो है वो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने लिया और इस क्षेत्रफल से धन आवेश जो है वो आपका प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो है वो आपका हो गया धन आवेश और ये धन आवेश जो है वो आपका इस पृष्ठ से जो है वो आपका प्रवाहित हो रहा है। तो ये भी आपका हो गया धन आवेश। तो माना कि डेल्टा टी समय में प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो है आपका डेल्टा क्यू। तब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा जो है वो आपकी होती है आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा क्यू जो है वो आपका हो गया नेट प्रवाहित होने वाला आवेश। डेल्टा टी जो है वो आपका हुआ समय कि इतने समय में जो है वो आपका इतना आवेश जो है वो आपका प्रवाहित होता है। और अगर हम ये लेकर चले कि यदि स्मॉल टी समय में क्यू आवेश जो है वो आपका प्रवाहित होता है तो उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी I = Q अपॉन T। अब यहीं से अगर हम ये लेकर चले कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू आपका हो गया 0 यानी कि डेल्टा टी का मान जो है वो आपका 0 की ओर अग्रसर है, तब उस पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली इस धारा के मान को हम उसका तात्क्षणिक मान कहेंगे। तो ये जो है वो आपका हो गया I = लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कि I बराबर dq अपॉन dt। तो ये जो है वो आपका हो गया धारा का तात्क्षणिक मान। अब यहां से हम धारा के कुछ गुणों को लेकर चले तो पहला गुण जो है वो हम यही लेकर चले कि I = Q अपॉन T। तो जो आपकी वैद्युत धारा होती है तो धारा एक मूल राशि होती है। मूल राशि होती है कि मूल राशि जो है वो आपकी 7 जो मूल राशियां होती है उनमें से वैद्युत धारा जो है वो आपकी एक मूल राशि होती है। आगे हम ये लेकर चलें, इसका जो मात्रक होता है ये मात्रक जो है वो आपका एम्पियर होता है और इसकी विमा जो है वो आपकी होती है A। अब यहां से हम ये लेकर चलें कि जो आपकी वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा, ये वैद्युत धारा जो है वो आपकी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि। अब अदिश राशि होने के कारण जो है वो आपके निम्न होते हैं। पहला कारण जो है वो आपका ये होता है कि I = आपका हुआ Q अपॉन T। तो ये जो है वो आपका हो गया आवेश और ये जो है वो आपका हुआ समय। आवेश और ये जो है वो आपका समय। तो आवेश ये भी आपकी एक अदिश राशि है, समय ये भी आपकी एक अदिश राशि है। तो अगर हम किसी अदिश राशि में किसी अदिश राशि का जो है भाग लगाते हैं तो हमें जो राशि मिलेगी वो भी आपकी अदिश होगी। तो इसलिए वैद्युत धारा जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। अब दूसरा कारण हम ये लेकर चलेंगे कि J = आपका होता है I अपॉन A। J जो है वो आपका धारा तत्व, I जो है वो आपकी धारा, A जो है वो आपका क्षेत्रफल।
अगर इसी को हम इस तरह से लिखें कि I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो J धारा घनत्व जो कि आपकी सदिश राशि, ds क्षेत्रफल और ये भी आपकी एक सदिश राशि, इन दोनों सदिशों का यहां पर जो है वो आपका डॉट गुणन हुआ, तो ये जो आपकी राशि मिलेगी इससे वो भी आपकी एक अदिश राशि होगी, इसलिए धारा जो है वो आपकी एक अदिश राशि हुई। अब इसके बाद हम इसका तीसरा कारण लेके चलें। तीसरा कारण जो है वो आपका ये होता है कि धारा जो है वो आपके सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर हम यहां पर ये लेकर चले कि यहां से आने वाली धारा जो है वो आपकी 3 एम्पीयर है, यहां से आने वाली धारा जो है वो आपकी 4 एम्पीयर है और ये जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, तो यहां से जाने वाली धारा जो है अगर ये सदिश योग के नियम का पालन करे तो ये जो है वो आपकी 5 एम्पीयर होनी चाहिए, लेकिन ये जो है आपकी यहां से जाने वाली धारा जो है वो आपकी होती है 7 एम्पीयर, इसलिए धारा जो है वो आपके सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, तो ये जो है वो आपकी धारा अदिश राशि हुई। तो इसके लिए जो है 3 निम्न कारण होते हैं। पहला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो ये जो है वो आपका हो गया आवेश बटे समय, आवेश अदिश समय भी अदिश, तो किसी अदिश में अगर हम किसी अदिश का भाग देंगे तो जो हमें राशि मिलेगी वो भी आपकी अदिश होगी। दूसरा J इज इक्वल टू आपका होता है I अपॉन A, जहां J धारा घनत्व, A क्षेत्रफल, तो यहां पर जो है वो आपका होता है I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो धारा घनत्व सदिश राशि, ds ये भी आपकी सदिश, तो जब दो सदिशों का अगर हम डॉट गुणन करते हैं तो उनसे जो हमें राशि प्राप्त होगी वो आपकी अदिश होगी, इसलिए धारा जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। तीसरा कारण जो है वो आपका ये होता है कि धारा जो है वो आपके सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर ये सदिश योग के नियम का पालन करती तो यहां से आने वाली धारा 3 एम्पीयर, यहां से आने वाली धारा 4 एम्पीयर, तो यहां से जाने वाली धारा जो है वो आपकी 5 एम्पीयर होती, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए यहां पर जो धारा का मान होगा वो आपका 7 एम्पीयर होगा। अब इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आपका होता है Q अपॉन T, Q जो है वो आपका हो गया आवेश और आवेश का मात्रक जो है वो आपका हो गया कूलम, और T जो है वो आपका हो गया समय और ये जो है वो आपका हो गया 1 सेकंड, तो धारा जो है वो आपकी हो जाएगी 1 एम्पीयर। अब 1 एम्पीयर की परिभाषा को अगर हम लेकर चले तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q की जगह पर हमने लिया 1 कूलम, T की जगह पर लिया हमने 1 सेकंड, तो यहां पर जो धारा का मान निकल कर आया वो आपका निकल के आया 1 एम्पीयर। तो यदि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक या हम के 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो आपका 1 कूलम हो, तो उसकी प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी 1 एम्पीयर होगी। इस लाइन को दोबारा से देखो, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q की जगह पर आपका आया 1 कूलम, T की जगह पर आया 1 सेकंड, तो यदि किसी चालक में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलम हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी 1 एम्पीयर होगी। अब यहां से हम ये लिख चले कि Q बराबर आपका होता है NE, तो Q की जगह पर हमने लिया 1, N E की जगह पर आपका आ गया 1.6 × 10⁻⁻90, तो N इज इक्वल टू आपका हो गया 6.25 × 10⁻80। अब T बराबर हमने लिया 1 सेकंड, तो I इज इक्वल टू आपका हो गया Q बराबर N, तो ये जो आपका हुआ N 6.25 × 10⁻⁻80 N, और E का मान जो है आपका हो गया 1.6 × 10⁻⁻90 अपॉन ये जो है आपका हो गया 1। तो इसका अर्थ जो आपका ये हुआ कि यदि किसी चालक के एक सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर 1 सेकंड में पहुंचते हैं तो उसमें भी प्रवाहित होने वाली धारा जो है
वो आपकी 1 एम्पियर होगी। अब यहां से हम ये लिख चुके कि किसी वैद्युत परिपथ को अगर हम लेकर चले तो इस वैद्युत परिपथ में धारा की दिशा सदैव धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। तो जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो आपके धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, जबकि ऋण आवेश की दिशा के विपरीत होती है। अब यहां से हम ये लिख चुके कि किसी चालक में से जो आपकी धारा का प्रवाह होता है, तो ये धारा का प्रवाह जो है वो आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर होता है, यानी कि किसी चालक के एक सिरे से अगर हम ये लेके चले तो ये जो आपका एक चालक हो गया, तो इस चालक में एक सिरे से जितने आवेशित कण या आवेश होंगे वो किसी समय में एक सिरे से जो है वो आपका प्रवेश करेगा, तो उतने ही समय में वो दूसरे सिरे से जो है वो आपके बाहर निकलेगी। तो यहां से प्रवेश करने वाले और यहां से निकलने वाले आवेश का मान जो है वो आपका समान होगा। दूसरा हम ये लेकर चले कि अगर किसी चालक में से धारा का जो है वो आपका प्रवाह होता है, तो ये चालक जो है वो आपका वैद्युत उदासीन होगा। तो आवेश का तो प्रवाह होगा, लेकिन ये चालक जो है वो आपका वैद्युत उदासीन होगा। अब आगे हम ये लिख चुके कि भिन्न भिन्न स्थितियों में जो आपके वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो भिन्न भिन्न आवेशित कणों के कारण होता है। जैसे अगर हम ये लिख चुके कि हमने लिया चालक या हमने लिया निर्वातित नलिका, तो चालक और निर्वातित नलिका में जो आपकी वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। दूसरा हम लेकर चले कि अर्धचालकों में जो आपके वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनों के कारण यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। दूसरा जो है वो आपका होता है कोटर या होल या वीवर के कारण होता है, और ये जो है वो आपके धन आवेशित होते हैं। तीसरा हम लेकर चले वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य में जो आपका धारा का प्रवाह होता है, ये वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह धन आयन तथा ऋण आयन। तो वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह जो है वो धनायन तथा ऋण आयनों के कारण होता है। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में वैद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आपका इन कणों के कारण होता है। जैसे अगर हम चालक को लेकर चले तो चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। निर्वातित नलिका में भी वैद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। अर्धचालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कोटर या होल या वीवर के कारण होता है, और ये जो है वो आपके होते हैं धन आवेशित। अगर हम वैद्युत अपघट्य को लेकर चले तो वैद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह होता है वो धनायन तथा ऋण आयनों के कारण होता है। तो ये जो है वो आपका होता है धारा का प्रवाह। अब इसके बाद हम धारा के संबंध में कई सूत्रों को हम लेकर चलेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम ये लिख चुके कि I बराबर हम लेकर चलते हैं कि Q/T। तो यदि किसी चालक में से T सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान जो है वो आपका Q, तो I जो आपका हो गया Q/T। अब यहां पर हम ये लिख चुके कि यदि हमने कोई भी प्रश्न को लिया
और पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हमने लिया a, और इस क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या जो है वो है आपकी n, और प्रत्येक कण का आवेश जो है वो है आपका q। तब इसमें जो है वो आपके धारा का प्रवाह जो है वो आपका हुआ I सी करेंगे। अब q की जगह पर जो है वो आपका हो गया n q, और ये जो है वो आपका हो गया t, और अगर t का मान हमने 1 लेके चले तो I सी करेंगे वो आपका हो गया n q। अब इसी में हम ये लेकर चले, इसी में हम ये लेकर चले, यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल जो है वो आपका है a, और एकांक क्षेत्रफल से, तो a का मान हमने क्या लिया 1, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, तो t बराबर आपका हो गया 1 प्रति सेकंड। n आवेशित कण जो है वो आपके गुजरते हैं, और प्रत्येक आवेशित कण का मान जो है वो है आपका q। तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी I n q, और ये आपका a। तो इसको अच्छी तरह से देखो, अगर हमने किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हमने लिया a, और यदि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशित कणों की संख्या जो है वो है आपकी n, और प्रत्येक आवेशित कण का आवेश जो है वो आपका क्या है q, तब इसमें से होकर प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी I n q a। अब इसके बाद आगे हम ये लेकर चले कि एक जो है वो हमने चालक को लिया, तो ये जो है वो आपका एक हमने चालक को कंसीडर किया। इस चालक के दो हमने पृष्ठों को लिया, इन पृष्ठों के बीच की दूरी जो है वो आपकी हो गई डेल्टा x, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया a, और एकांक क्षेत्रफल ये हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय जो है वो आपका हो गया डेल्टा t। एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेशित कणों की संख्या जो है वो आपकी हो गई n, और प्रत्येक का आवेश जो है वो आपका हो गया q, और इनकी चाल जो है वो आपकी हो गई v। यहां पर दोबारा से इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले हमने एक चालक को लिया, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका a। अब इसमें हमने दो पृष्ठों को लिया जिनके बीच की दूरी जो है वो है आपकी डेल्टा x, और इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेशित कणों की संख्या जो है वो है आपकी n, प्रत्येक का आवेश जो है वो आपका q है, और इनका वेग जो है वो आपका v है। तब इसमें से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को लेकर चलिए, तो धारा जो है वो आपकी हो गई I डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा q जो है वो आपका हो गया नेट आवेश, तो इससे प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के मान को लेकर चलिए, तो कुल आवेश जो है वो हम ये लेकर चलिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया a, ये जो आपकी दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी जो है वो आपकी डेल्टा x, तो a इंटू डेल्टा x जो है वो इस भाग का जो है वो आपका आयतन हो गया, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेशित कणों की संख्या n, तो इन आवेशित कणों की संख्या जो है वो आपकी हो गई a डेल्टा x इंटू n। अब आवेश के मान को लेकर चले, तो प्रत्येक कण पर आवेश जो है वो आपका क्या है q, तो q की डेल्टा q की जगह पर आपका आ गया a डेल्टा x n, और ये q अपॉन डेल्टा t। अब यहां से हम ये लेके चले a n q डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो ये जो है आपकी हो गई दूरी बटे समय, तो 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, और इनका 4 या वेग जो है वो आपका क्या है v, तो I बराबर n a q v, तो ये जो है आपकी हो गई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। अब इसके बाद हम ये लेकर चले कि यदि किसी चालक में से कोई भी हमने चालक लिया, इस चालक में से दो प्रकार के आवेशित कण जो है वो आपकी गति कर रहे हैं, एक जो है वो आपका हो गए
धन आवेश। धन आवेश का आवेश जो है वो आपका हो गया Q1 और इनकी संख्या जो है वो आपकी हो गई N1। अब ऋण आवेश को लेकर चलिए, तो ऋण आवेश का मान जो है वो आपका हो गया -Q और कणों की संख्या जो है वो आपकी हो गई N। तो ये कण जो है वो आपके t समय में जो है वो आपके प्रवाहित होते हैं, तब इनके कारण प्रवाहित होने वाली धारा को लेकर चले, तो वो धारा जो है वो आपकी हो गई I N1Q1 प्लस N2 Q अपॉन T। तो I आपका हो गया N1Q1 N2Q अपॉन T। अब यहां पर कंडीशन जो है वो आपकी ये है कि ये दोनों धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण दोनों की गति जो है वो आपकी समान है, यानी कि दिशा जो है वो आपकी समान है। तो धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण दोनों जो है वो आपके एक ही दिशा में गतिमान है, तो ये प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी होगी N1Q1 N2Q2 अपॉन T। अगर हम ये लेकर चले कि धनावेशित कण जो है वो आपके इस ओर गति कर रहे हैं और ऋण आवेशित कण जो है वो आपके इस ओर गति कर रहे हैं, तब ये प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी I N1Q1 प्लस N2Q2 अपॉन T। तो ये प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो गई I N1Q1 प्लस N2Q2 अपॉन T। तो ये जो है आपके धारा का ये फॉर्मूला हुआ। अब धारा का एक अन्य फॉर्मूला लेके चलिए, उसमें हमने ये लिया कि जो है आपका एक वृत्ताकार पथ हो गया, इस वृत्ताकार पथ का केंद्र जो है वो आपका हो गया O, इसकी त्रिज्या जो है वो आपकी हो गई R और एक जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो आपका हो गया E और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका V चार्ज से जो है वो आपका इस वृत्ताकार पथ पर जो है वो आपका परिक्रमण कर रहा है। तो जब कोई भी आवेशित कण जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वो भी आपका एक धारा की भांति जो है वो आपका व्यवहार करेगा और ये जो है वो आपका एक धारावाही लूप जो है वो आपका बन जाता है। तब इससे संबंध अगर हम धारा को लेकर चले तो धारा जो है वो आपकी हो गई I Q अपॉन T। तो यहां पर T के स्थान पर हमने लिया इसका परिक्रमण काल। अब T जो है वो आपका हो गया परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल जो है वो आपका क्या होता है, एक पूरे चक्र में लगा समय। तो इस पूरे चक्र में लगी दूरी ये जो है वो आपकी हो गई उसकी परिधि, जो कि आपकी हो गई 2πr। इसकी चाल जो है वो आपकी हो गई v। तो T बराबर आपका हो गया 2πr अपॉन v। अब Q अपॉन T इस फॉर्मूले में इसके मान को रख दें, तो I बराबर ये जो है वो आपका हो गया EV अपॉन 2πr। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पर जो है वो आपका गमन करता है तो उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा जो है या उससे संबद्ध धारा जो है वो आपकी होती है I EV अपॉन 2πr। अब इसके बाद हम ये लिख चुके कि हमने किसी चालक को लिया और उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका R है। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका क्या है, R। अब उसको हमने किसी बैटरी से जो है वो आपका संबंधित किया, तो उसके सिरों पर हमने क्या लिया, एक विभवांतर को लगाया। तो इस विभवांतर को लगाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी होगी I V अपॉन R। तो दोबारा से देखो, यदि हमने कोई भी एक चालक को लिया और उस चालक के सिरों को हमने किसी बैटरी से जोड़ा, तो चालक का प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R और चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो आपका हो गया V। तो इसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी होगी I V अपॉन R। अब यहीं पर हम ये लिख चुके कि हमने कोई भी परिपथ को लिया, उस परिपथ की शक्ति जो है वो है आपकी P। तो P जो है वो आपकी हो गई शक्ति या सामर्थ्य और V जो है वो आपका हो गया विभव या विभवांतर। V जो है वो आपका हो गया विभवांतर। तब उसमें बहने वाली धारा जो है
वो आपकी होगी I = P/V। तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी I = P/V। दोबारा से देखो, यदि किसी परिपथ की शक्ति जो है वो है आपकी P और उसके विभवांतर जो है वो है आपका V, या वोल्टेज जो है वो आपका V है, तब उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ये जो है वाकई होगी I = P/V। अब यहां से हम ये लिख चुके कि जो धारा होती है, ये धारा जो है वो आपकी दो प्रकार की हम लेकर चलते हैं। धारा जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, इसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, या इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब दिष्ट धारा की परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है कि वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा जो है वो समय पर निर्भर नहीं करती या समय के सापेक्ष जो है वो आपकी स्थिर बनी रहती है, तो इस धारा को हम कहते हैं दिष्ट धारा। दोबारा से देखो, धारा जो है वो हम दो प्रकार की लेकर चलते हैं, एक दिष्ट धारा या डीसी या डायरेक्ट करंट। अब इसकी परिभाषा को लेकर चले तो वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय पर निर्भर नहीं करती या समय के सापेक्ष जो है वो आपकी स्थिर बनी रहती है, उस धारा को हम कहते हैं दिष्ट धारा। अब नंबर दो, ये जो है वो आपकी कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम बोलते हैं एसी या इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर हमने लिया समय, ये समय जो है वो आपका हो गया t, यहां पर हमने लिया धारा, तो ये धारा जो है वो आपकी इस प्रकार से प्रवाहित होती है या इसका वक्र जो है वो हम इस प्रकार से लेकर चलते हैं। तो इस वक्र से जो है वो आपका स्पष्ट ये होता है कि धारा का मान जो है वो आपका समय के साथ लगातार जो है वो आपका परिवर्तित होता है और दिशा भी आपकी क्या होती है, परिवर्तित होती है। अब यहां पर जो है इसका एक पूर्ण चक्र हुआ, एक पूर्ण चक्र के पश्चात यही साइकिल जो है वो आपकी पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस धारा की अगर हम परिभाषा को लेकर चले तो वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसी मान के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसी धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो है वो आपकी हुई दो प्रकार की धारा, एक दिष्ट, दूसरी जो है वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा।